नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम का अंकस चैनल पे हम लोग आर और एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हमने जीएस की एक वीडियो डाली थी और उसके पहले हिंदी की सामान्य हिंदी का वीडियो भी पड़ा हुआ है। तो अगर आपने इन सब वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। आज हम एक नई टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है आरण्यक में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में और ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। तो दोस्तों, आपको जो आंसर पता है आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम बताते हैं इसका आंसर। देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का जो विज्ञान है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो डी ऑप्शन सही है। अथर्ववेद में आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा गया है। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? फिर से प्रश्न देखिए। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हैबियस कार्पस, ऑप्शन बी है प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी है मैंडेमस और ऑप्शन डी है क्वो वारंटो। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैंडेमस, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो मैंडेमस के अंतर्गत क्या होता है? देखिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मैंडेमस को कहते हैं परमादेश। ठीक है। मैंडेमस को परमादेश भी कहते हैं। इसका आशय है कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस रिट याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंडेमस का मतलब समझ गए आप कि इसे परमादेश कहते हैं और इसमें जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका ये कहती है कि इस कार्य को करिए जो आपको प्रदत्त आदेश के तहत करने के लिए दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं। ऑप्शन ए है हुंडरू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी है चचाई प्रपात बीहड़ नदी, ऑप्शन सी है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी और ऑप्शन डी है बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। तो आपको बताना है किसका सुमेल नहीं है। देखिए, हुंडरू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी सही है, चचाई प्रपात बीहड़ नदी ये भी सही है और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पे है ये भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पे नहीं है। ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, हुंडरू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी ये झारखंड में स्थित है। हुंडरू कहाँ है? झारखंड में स्थित है, सुवर्ण रेखा नदी पे। चचाई प्रपात मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी पे। धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है। ठीक है। और बूढ़ा घाघ प्रपात जो है ये झारखंड में बूढ़ा नदी पे है। किस पे है? बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पे है। ठीक है ना। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? आपको बताना है कि किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है नोटेस्टीन, ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन सी है ली और ऑप्शन डी है डबुल्डे। तो प्रव्रजन सिद्धांत से किसका नाम संबंधित है? तो वो है ली का। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ली का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में ली का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। ली ने प्रवास के निवास को
अस्थाई अथवा अर्धस्थाई परिवर्तन के रूप में माना है। तो ली ने क्या है, जो प्रवास या माइग्रेशन होता है उसके निवास को अस्थाई अथवा अर्धस्थाई परिवर्तन के रूप में माना है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक थे जो स्वदेशी के समर्थक थे। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे जो स्वदेशी के समर्थक थे, आप बताइए। तो स्वदेशी के समर्थक इसमें थे अरविंद घोष, ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अरविंद घोष को स्वदेशी का समर्थक माना जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसके जो अरविंद घोष थे वो प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता कौन थे? अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल थे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, सीधी रेखा में प्रकाश चलता प्रतीत होता है क्यों भाई? ऑप्शन ए है यह छोटे कणों से बना होता है, ऑप्शन बी है प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, ऑप्शन सी है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है और ऑप्शन डी है प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ क्यों प्रतीत होता है? देखिए, प्रकाश की सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत होने का जो कारण है वो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, इसी कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत कम होता है। ठीक है ना, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। ठीक, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है ओजोन। तो इसमें कौन सी गैस है जो स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो देखिए दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी फार्म में के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या है? किसी फार्म के चल लागत पूंजी में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है सिंचाई जल, ऑप्शन सी है उर्वरक और ऑप्शन डी है भूमि राजस्व। तो जो किसी फार्म के चल लागत पूंजी में क्या शामिल नहीं है? तो बीज, सिंचाई जल, उर्वरक और भूमि राजस्व। तो देखिए इसमें क्या शामिल नहीं होता है? किसी फार्म में चल लागत में भूमि राजस्व शामिल नहीं होता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी फार्म की चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होता है। ठीक है ना। तो जबकि इसमें बीज, उर्वरक, सिंचाई जल इत्यादि इसकी चल लागत पूंजी में शामिल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी कृषि आगत में शामिल है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है दमन और दीप, ऑप्शन डी है दादर और नगर हवेली। तो ये बताइए
कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो देखिए वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो जनघनत्व है वो कितना है? वो है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? आपको बताना है कि जब शेरशाह के समय में तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? ऑप्शन ए है 16:1, ऑप्शन बी है 32:1, ऑप्शन सी है 48:1 और ऑप्शन डी है 64:1। तो शेरशाह के समय विनिमय दर बताना है आपको कि तांबे के दाम और चांदी के रुपए में, तो वो हो जाएगा 64:1। डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। रुपया और दाम की जो विनिमय दर थी वो क्या थी? 1:64, मतलब 1 रुपया और 64 दाम, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास का मैदान, ऑप्शन बी है उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो कौन सा बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूरी दुनिया में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश में। यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल के नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आरओ के साथ साथ हमने एग्जाम कांकर्स चैनल पे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी और जीएस का सुपरफास्ट रिवीजन का बैच चलाया है, जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो हमारी अब तक नहीं देखी है तो उसको अवश्य देख लीजिए। साथ ही आरओ परीक्षा के लिए हमने जीएस के साथ साथ सामान्य हिंदी का भी बैच चलाया है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम आदि प्रश्नों को शामिल किया गया है और इससे बेहतर कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। दोस्तों चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा है। ऑप्शन ए है जीवी रामकृष्ण, ऑप्शन बी है सी रंगराजन, ऑप्शन सी है अरुण जेटली और ऑप्शन डी है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो बताइए भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी रामकृष्ण। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। जीवी रामकृष्ण भारत में विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए विनिवेश प्रक्रिया के तहत सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में अपने हिस्से की पूंजी को बेचकर अपनी अंश पूंजी को कम करती है, ठीक है ना। सरकार क्या करती है, जो सरकारी उपक्रम होते हैं उसमें अपने हिस्से की पूंजी को बेच देती है और उसमें प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, ठीक। वर्ष 1996 में
जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1996 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अलवणीकरण, समुद्री जल दिया है। ऑप्शन बी है प्रतिलोम परासरण, पेयजल दिया है। ऑप्शन सी है विकृतीकरण, प्रोटीन दिया है। और ऑप्शन डी है पाश्चुरीकरण, चाय दिया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, समुद्री जल खारा होता है तो इसका अलवणीकरण किया जाता है, तो इस ऑप्शन सही है। प्रतिलोम परासरण, पेयजल का रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे आरओ कहते हैं, तो आरओ वाटर आप सब लोग पीते होंगे, तो आरओ पेयजल का होता है। विकृतीकरण प्रोटीन का होता है, ये भी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण चाय का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? दूध का होता है पाश्चुराइजेशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है, यही सही है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध का निर्जन्मीकरण, मतलब रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था। अब प्रश्न आता है कि पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो ये लुई पाश्चर ने किया था। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पाश्चुराइजेशन पड़ा है। ठीक, चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। सीता क्या था मौर्य काल में? आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक देवी, ऑप्शन बी है एक धार्मिक संगठन, ऑप्शन सी है ऊसर भूमि, और ऑप्शन डी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो सीता मौर्य काल में क्या था? ये था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। तो राजकीय भूमि की व्यवस्था कौन देखता था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उसे सीताध्यक्ष कहते थे, और इससे प्राप्त होने वाली जो आय थी उसे सीता कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? क्या है? सामान्य ताप पर कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसमें कौन सा तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो वो है ब्रोमीन। सी ऑप्शन सही है। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप या कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कमरे के मानक तापमान अर्थात कमरे के मानक तापमान पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन? ब्रोमीन और मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम तथा गैलियम कमरे के तापमान के निकट या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? आपको बताना है कि भारत में कौन सी ऐसी नोडल संस्था है जो सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई है। ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है विनिवेश आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो इसमें से कौन सी संस्था है? तो वो है नीति आयोग। नीति आयोग जो है सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई संस्था है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सतत विकास लक्ष्यों एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था नीति आयोग है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? आपको बताना है कि कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट के बराबर आवाज देता है। तो ऑप्शन ए है 10 डेसिबल, ऑप्शन बी है 20 डेसिबल, ऑप्शन सी है 60 डेसिबल, और ऑप्शन डी है 100 डेसिबल। तो कितने डेसिबल? 20 डेसिबल की ध्वनि जो है पत्तों की सरसराहट की आवाज के बराबर होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है।
ठीक, सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट से लगभग 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। ऑप्शन बी है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52। ऑप्शन सी है कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। ऑप्शन डी है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 भी सही है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 भी सही है। तो क्या सही नहीं है? बी ऑप्शन, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 नहीं है। तो ये कब है? 1749 से 54 है। ठीक है ना। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब है? 1746 से 48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब है? 1749 से 54। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब है? ये 1758 से 63। तो ये बी वाला ऑप्शन उसमें गलत दिया है, इसमें सही मिलान किया गया है। ये तीनों याद रखिएगा। कर्नाटक का कोई ना कोई युद्ध किसी भी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपको उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जनपद का नाम बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है गाजीपुर और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो इसमें इन चारों में कौन सबसे छोटा है? तो देखिए, वाराणसी जो है इन चारों में सबसे छोटा है। वाराणसी जनपद यूपी में इन चारों जनपदों में सबसे छोटा है। तो ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रयागराज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? प्रयागराज का क्षेत्रफल है 5482 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए वाराणसी देख लेते हैं। वाराणसी है 1535 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1535 वर्ग किलोमीटर। जौनपुर कितना है? 4038 वर्ग किलोमीटर। और गाजीपुर है 3377 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें वाराणसी सबसे छोटा है। ठीक है ना। चलिए 20वें और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियंत्रण। ऑप्शन बी है मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण दिया है। ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण। ऑप्शन डी है गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करती है, ये बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, ये भी सही है। तो गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। ठीक है ना। तो गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करें, इससे हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सारे प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।